सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए और मधुबनी की शान भजनों और लोकगीत के स्वर साधिका और देश की सबसे युवा विधायक बहन सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूज्य सभी संतगण, पूज्य और अनेक स्थानों से देश और प्रदेश से आए हुए, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए पधारे सभी श्रद्धालु भाई बहनों का योग नगरी ऋषिकेश की इस पावन धरा पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस आज के विशिष्ट कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे भी इस शानदार कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही भव्य और भक्तिमय बसंतोत्सव भजन संध्या में गंगा के पवित्र तट पर संस्कृति और संगीत के अनुपम संगम से लोक संस्कृति और सनातन हमारी परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रयास के लिए, इस शानदार प्रयास के लिए मैं यहाँ की बसंतोत्सव समिति को बहुत बधाई देता हूँ, हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, ये ऋषिकेश हमारा एक आध्यात्मिक और आधुनिक योग का एक प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ सनातन की प्राचीन पुण्य भूमि भी है। और सतयुग में जहाँ इस धरती को, महर्षि रैप्य को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे, वहीं त्रेता युग में रावण वध के पश्चात भगवान राम ने यही तपस्या की थी। साथ ही भरत जी ने भगवान नारायण की स्थापना कर इसका पूजन किया था। कालांतर में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा इस धरा पर विशेष पूजन किया गया था। ऐसी महान भूमि को मेरा सत सत नमन है। भाइयों बहनों, ये आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत विशेष है, क्योंकि इस पावन संध्या में देश विदेश में लोक संगीत, भक्ति संगीत, शास्त्रीय संगीत और स्वर लहरियों द्वारा विश्व को मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रसिद्ध स्वर साधिका और अब सबसे युवा विधायक के रूप में बिहार की विधानसभा में अपनी सुसंस्कृत और विनम्र शैली द्वारा भारतीय परंपरा के दर्शन करवाने वाली हमारी छोटी बहन सुश्री मैथिली ठाकुर जी हम सबके बीच में अपनी शानदार प्रस्तुति यहाँ पर देने वाली है। मुझे खुशी है कि इन्होंने अपनी साधना से, प्रतिभा और संकल्प से ये सिद्ध किया है, समर्पण से, परिश्रम और भक्ति भाव से, कि कोई व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और मैथिली ने सुरों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मिथिला की परंपरा, हमारी आध्यात्मिक विरासत को देश विदेशों तक पहुंचाया है। और अच्छी बात क्या है कि ये जहाँ जाती है वहीं की हो जाती है, वहीं की संस्कृति में बिल्कुल रम जाती है। और मैंने देखा है इनके पहले इनके कार्यक्रमों में भी, अभी आप लोग जब यहाँ से कहेंगे कि यहाँ का स्थानीय कोई गाना सुना दीजिए, कोई संगीत कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शानदार ये यहीं पड़ी हुई है, क्या यही पैदा हुई है। और ये इनका जो संगीत है वो केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने, अपने संस्कारों को सहेजने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। हमारी ऐसी गुणी बहन मैथिली ठाकुर जनता के विश्वास से और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब लोकतंत्र की भी साधना भी करेंगे। ये उनके लिए कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए एक मजबूत संदेश भी है। छोटी उम्र हो सकती है, लेकिन हमारे सपने, संकल्प और हौसले और उड़ान बड़ी होनी चाहिए। और बहन मैथिली की अब तक की जीवन यात्रा हम सबको बताती है कि कला और संस्कृति केवल मंचों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा भी बन जाते हैं। आज के इस दौर में अनेक युवा कलाकार पश्चिमी संगीत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तब बिहार के मधुबनी से निकली इस युवा प्रतिभा ने अपनी जड़ों से जुड़ते हुए, अपनी समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए मैथिली और भोजपुरी लोक संगीत को जन जन तक पहुंचाया है।
देश के कोने कोने में आपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से काम किया है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया, जो आपकी प्रतिभा का उचित सम्मान था। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में गीत और संगीत के माध्यम से की गई उपासना को ईश्वर से सीधे संवाद का मार्ग बताया गया है, और यही कारण है कि जब कोई कलाकार सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करते हुए स्वर साधना करता है, तब वो केवल एक गायक नहीं रहता है, बल्कि समाज का कहीं न कहीं पथ प्रदर्शक बनने का भी काम करता है। और मैथिली ने इन्होंने जैसी ये हमारे सामने इन्होंने काम किए हैं, ये ऐसी विभूतियां हैं जो भारत की आत्मा और गांव की चौपालों, मंदिर की घंटियों, लोकगीतों की धुनों और माँ गंगा की लहरों में भी जीवित हैं। जब पूरी दुनिया आज आधुनिकता की ओर भाग दौड़ भाग में व्यस्त है, तब ऐसे आयोजन जिसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, तो सच्ची प्रगति वही है जिसमें संस्कृति भी हो, संस्कार भी हो और करुणा भी साथ साथ चले। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारी धर्म ध्वजा, हमारी सनातन परंपरा दूरदर्शी हो रही है, पूरे विश्व के अंदर शान से लहरा रही है, शान से फहरा रही है, शान से मैं कहूं कि भूतो न भविष्यति, एक ऐसा काल, स्वर्ण काल हम उसको सनातन की संस्कृति का कह सकते हैं, जो देश और दुनिया आज हमारी सनातन संस्कृति को जान भी रही है, उसका अनुसरण भी कर रही है। आज विश्व भारत को केवल एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता, एक महान दर्शन और जीवन सांस्कृतिक शक्ति के रूप में पूरा विश्व आज हमको देख रहा है। चाहे आज अयोध्या में लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर बनना हो, इस मंदिर के लिए हमने बड़ा संघर्ष किया, कई पीढ़ियों का संघर्ष लग गया, या काशी में काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, भव्य काशी दिव्य काशी बनना हो, या हमारे ही राज्य में आप देखिए किस प्रकार से, चाहे वो 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में जिस प्रकार से वहां पर क्षति हुई थी, जितना नुकसान हुआ था, उसको फिर से भव्य केदार और दिव्य केदार बनाना हो, या बद्रीनाथ धाम का हमारा बनने वाला नया मास्टर प्लान के तहत होने वाला काम हो, या उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो। आज हमारी धार्मिक परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को न केवल संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है, बल्कि उसको वैश्विक रूप से पहचान भी दिलाई जा रही है। और हम उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। एक और जहां हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से हमारे सभी मंदिरों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार का कार्य कर रहे हैं, वहीं हम हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार को लेकर और हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मानचित्र पर और अधिक सशक्त रूप से स्थापित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कर हमने आने वाली पीढ़ियों को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए एक मजबूत आधार भी बनाया है। हम आयुर्वेद के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में 2 स्पिरिचुअल जोन दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में स्थापना करने जा रहे हैं। और यहाँ देवभूमि की जो हमारी विरासत है, देवभूमि का जो देवत्व है, यहाँ की सांस्कृतिक पहचान है, सामाजिक संतुलन है, उसकी मूल स्वरूप की रक्षा के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। और यह प्रतिबद्धता केवल हमारे शब्दों में नहीं है, बल्कि हमारे कठोर निर्णय और शासक जो कदम है, जो निर्णय हमने लिए हैं, उन सब में दिखाई देती है। इसलिए हमने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक सौहार्द को सुरक्षित करने के लिए अनेक कठोर निर्णय लिए हैं। वहीं प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से समाज को तोड़ने वाली प्रवृत्तियों को भी प्रभावी नियंत्रण किया है। चाहे उसके लिए हमने राज्य के अंदर सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून
सख्त नकल विरोधी कानून और जिसकी लंबे समय से मांग राज्यवासियों के द्वारा की जा रही थी, एक सख्त भू कानून हो, या हमने राज्यवासियों को हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2022 के चुनाव में एक वचन दिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता यूसीसी का कानून लागू करेंगे, उसको लागू होने का 1 साल भी हमारा अभी 27 जनवरी को पूरा हो रहा है। या लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ इन कुकृत्यों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक हमने भ्रष्टाचार पर भी अब तक का सबसे कठोर वार किया है। कोई भी विभाग हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, कहीं भी लापरवाही बरतेगा, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो किसी प्रकार से बच नहीं पाएगा। इस प्रकार हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और समर्थन से हम देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए और पुनः बहन मैथिली ठाकुर जी का देवभूमि आगमन पर एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।